हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डाइवर्जेंस थ्योरम के अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक एग्जांपल लेते हुए डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया था, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, तो हमने ये कैलकुलेट किया था कि किसी एनक्लोज्ड सरफेस से टोटल कितना जो चार्ज है, कितना फ्लक्स बाहर आएगा, और उसी पे बेस्ड हमने अपने जो डाइवर्जेंस थ्योरम है उसे कंक्लूड किया था। दैट सेज टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ अनक्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू द टोटल चार्ज। ये जो इक्वेशन है, ये जो रिलेशनशिप है, ये गॉस लॉ है। टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ एनक्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इसका एक्सटेंशन कि दैट टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनक्लोज्ड सरफेस विल बी इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट ds। d है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ये आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, उसका सरफेस के एरिया के रेस्पेक्ट में क्लोज इंटीग्रल जब आप करेंगे तो d डॉट ds इक्वल्स टू फाई, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम विथ डेल डॉट d, जिसे कि हम डाइवर्जेंस ऑफ d बोलते हैं। इसका इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड वॉल्यूम ऑल्सो डेल डॉट d dv। ओके, डेल डॉट d का dv के रेस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप d डॉट ds कैलकुलेट करेंगे, जो कि फाइनली इक्वल होगा टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, दैट इज अगेन इक्वल्स टू द, ये तो आपका हो गया गॉस लॉ। इसका ये जो सब पार्ट है ना, ये गॉस लॉ कहलाता है, और ये जो कंप्लीट है इसे आप डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। ओके, डाइवर्जेंस थ्योरम से ही कल जब हमने ये सारी कैलकुलेशन की थी, अपने प्रीवियस वीडियो में जब हमने सारी कैलकुलेशन की थी, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला था? डेल डॉट डी, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू रो वी। ओके, ये एक हमारा सेकेंड कंक्लूजन निकला था, और इस सेकेंड कंक्लूजन को हमने बोला था मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। ओके, यहाँ आप ध्यान दीजिए कि डेल डॉट डी अगर आप निकालेंगे, डेल डॉट डी विल बी क्यू बाय डी वी, दैट इज नथिंग बट रो वी, चार्ज डेंसिटी। ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मीन्स क्यू बाय डी वी, कितना वॉल्यूम कवर हो रहा है उस एनक्लोज्ड एरिया से, उसके रेस्पेक्ट में। ओके, तो गॉस लॉ, ये कंप्लीट आपकी डाइवर्जेंस थ्योरम, ये आपकी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, हम थोड़ा सा इसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे इन कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के लिए आप रेफर करेंगे मेरे वीडियो नंबर 209 एंड 210। इसमें हमने आपका जो डिफरेंशियल लाइन, डिफरेंशियल एरिया, डिफरेंशियल वॉल्यूम कैलकुलेशन, डाइवर्जेंस, डेल ऑपरेटर, इन सबको डिटेल में डिस्कस किया है। डाइवर्जेंस, कर्ल और डेल ऑपरेटर की हमने बेसिक डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी। अब हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने डाइवर्जेंस को कैलकुलेट भी कर लिया है। अब इसी तरीके से अगर आप एक आपका जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसे कंसिडर करें, या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसे कंसिडर करें, तो उस केस में डाइवर्जेंस क्या होगा, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होगा, उसे हम आज फटाफट से कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक, तो पहले तो ये देखिए, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या स्टेप्स उठाए थे। ये हमारा डेल ऑपरेटर, सिंपल। ठीक, डेल ऑपरेटर को तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम अपने वीडियो 209 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां से डेल ऑपरेटर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे उठा सकते हैं। यहाँ पे ये आपका डेल ऑपरेटर है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और जो आपका डिफरेंशियल एरिया ax, ay और az के रेस्पेक्ट में होगा वो इस तरह से होगा। ax एक्सिस की तरफ जो डिफरेंशियल एरिया होगा वो होगा आपका डेल y डेल z। इस डायरेक्शन में कितना एरिया ये फेस कर रहा है? डेल y डेल z। सिमिलरली y एक्सिस के नॉर्मल जो आपका सरफेस एरिया जिसे आप कंसिडर करेंगे, दैट विल बी डेल x डेल z, और z एक्सिस के अलोंग, z एक्सिस की तरफ कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा वो इस एरिया में से बाहर निकलेगा, और ये कितना सरफेस एरिया होगा?
डेल वाई डेल एक्स। ठीक, तो ये है आपका डिफरेंशियल एरिया अलोंग द 3 एक्सिस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब हम इसी तरह के स्टेप्स को फॉलो करते हुए डाइवर्जेंस जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और डाइवर्जेंस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उनका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसके लिए पहले हमने जो आप डेल ऑपरेटर की बात करेंगे तो डेल ऑपरेटर हमने इसके लिए क्या डिफाइन किया था, उसके लिए हमने डिफाइन किया था डेल बाय डेल रो ए रो प्लस डेल बाय रो डी फाई ए फाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड। ओके, ये आपका डेल ऑपरेटर है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अगर हम डिफरेंशियल एरिया डिस्कस करें तीनों एक्सिस के, हमारे क्या कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, रो फाई एंड जेड। रो के नॉर्मल कौन सा एरिया रहेगा, दैट विल बी रो डी फाई डी जेड ए रो, ये एक आपका एरिया रहेगा। दूसरा, अगर आप फाई के उसमें फाई के नॉर्मल एरिया निकालेंगे तो दैट विल बी डी रो डी जेड ए फाई। और तीसरा, अगर आप फाई के नॉर्मल निकालेंगे तो दैट विल बी रो डी फाई ए जेड। ओके, ये तीनों एक्सिस के अलोंग आपका डिफरेंशियल एरिया रहेगा। इसी तरीके से टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनक्लोज्ड एरिया जब आप निकालेंगे और उस ये डेल ऑपरेटर को, डी को, डी एस को, बिल्कुल वही स्टेप्स जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डाइवर्जेंस थ्योरम के डेरिवेशन के लिए स्टेप्स जो फॉलो किए थे वो फॉलो करते हुए अगर हम डाइवर्जेंस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालते हैं, डेल डॉट डी विल बी 1 बाय रो डेल बाय डेल रो रो डी रो। ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब उसको फॉलो अप करेंगे तो आप इस तरीके से डेल ऑफ डी, डाइवर्जेंस ऑफ डी का फॉर्मूला ये निकल आएगा, प्लस 1 बाय रो डेल बाय डेल फाई डी फाई। ओके, प्लस डेल डी जेड बाय, ये रहेगा आपका डाइवर्जेंस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत बार आपको वेरिएशन के साथ डी का एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा तो आप सिंपली जैसे डी एक्स डी वाई और डी जेड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और पॉइंट की वैल्यू रख के डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सिंपल इस कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा और ये फॉर्मूला जो है वो आप डाइवर्जेंस ऑफ डी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक, ये हमारी एक और इम्पॉर्टेंट इक्वेशन निकल गई है जिसे हम इक्वेशन बी बोल सकते हैं। ओके, ये अगर हमारी इक्वेशन ए है तो ठीक। कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आपको 210 में भी मिलेगी, आप उनको भी इस फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस और भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, अब हम कैलकुलेट करते हैं डाइवर्जेंस फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमने डेल ऑपरेटर को कैसे डिफाइन किया था, डेल ऑपरेटर विल बी डिफाइंड बाय डेल आर प्लस 1 बाय आर डेल बाय डेल थीटा प्लस 1 बाय आर साइन थीटा डेल बाय डेल फाई। ओके, ये आपका डेल ऑपरेटर था जब हम बात कर रहे थे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ओके, उसके बाद अगर आप
डिफरेंशियल एरिया कैलकुलेट करते हैं अलग अलग एक्सिस के रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, आर के नॉर्मल, जब आप आर को वेरी कर रहे हैं, आर ए आर के रेस्पेक्ट में आपने जो नॉर्मल एरिया निकाला था, अगर आप ए आर इस डायरेक्शन में मेंशन करते हैं तो डी फाई और डी थीटा कितना एरिया कवर करेंगे, दैट विल बी आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई ए आर। एक टर्म आपकी ये थी। दूसरी टर्म, अगर आप थीटा को नॉर्मल, थीटा के नॉर्मल, ए थीटा के नॉर्मल अपना डिफरेंशियल एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आया था, आर साइन थीटा डी आर डी फाई, दैट इज इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू ए थीटा। फिर उसके बाद तीसरा एक्सिस अगर आप फाई को वेरी करते हैं तो फाई के रेस्पेक्ट में आपका जो ए फाई के नॉर्मल जो डिफरेंशियल एरिया आपने कैलकुलेट किया था, दैट वाज आर डी थीटा ए ऑफ फाई। ओके, ए आर के नॉर्मल वो एरिया होगा जब थीटा और फाई को वेरी कर रहे हैं। थीटा वाज डिफाइंड, आपने कैसे जेड एक्सिस को, आर को कैसे डिफाइन किया था, z इक्वल्स, ये आपका जो हमने डिफरेंशियल एरिया फॉर डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें हमने इन सारे एरियाज को डिटेल में डिस्कस किया है। आप उनको रेफर करके इससे अपना जो क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो अगर ये आपका डेल ऑपरेटर है और अगर ये आपका डिफरेंशियल एरिया है, तो इसी तरीके से जब आप एक एनक्लोज्ड एरिया यहाँ पे कंसिडर करके उससे बाहर आने वाला टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं और उससे डेल डॉट डी विल बी डी डॉट डी एस, सभी तरफ डी डॉट डी एस सभी डायरेक्शन में कैलकुलेट करने के बाद डीवी से डिफाइन करके, सॉरी डीवी से डिवाइड करके, जब आप डेल डॉट डी, ये क्या है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेल डॉट डी इन द डायरेक्शन, इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ओके, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जब आप डेल डॉट डी निकालेंगे तो दैट विल बी 1/r स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डी आर, ओके, प्लस 1/r साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, एंड हियर इट विल बी साइन थीटा डी थीटा। ओके, then it comes plus 1/r sin theta del by del phi d phi। ओके, ये रहेगा आपका डाइवर्जेंस कैलकुलेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे कि r, थीटा और फाई कोऑर्डिनेट्स है। आई होप ये जो आपके डाइवर्जेंस के फॉर्मूलाज हैं, ये डाइवर्जेंस का फॉर्मूला जो है वो बहुत बार काम आएगा। आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का, पूछा जाएगा कि इस डायमेंशन के साथ या इन कोऑर्डिनेट्स के साथ रो इक्वल्स टू 3 एंड फाई जेड इक्वल्स टू +-2, अगर ये हम सरफेस एरिया कंसिडर करें तो इससे बाहर आने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो यू हैव टू कैलकुलेट डी डॉट डी एस, डेल डॉट डी। ठीक, डेल डॉट डी अगर आपने कैलकुलेट किया तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, रो वी। ये आपने कैलकुलेट कर लिया है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप एनक्लोज वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बहुत वेरिएशन के साथ। इन सभी ये जो आपने इक्वेशन लिखी है, ये जो आपने एक समराइज आपने जो इक्वेशन लिखी है, इसी इक्वेशन पे डिफरेंट वेरिएशन के साथ आपसे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है। तो हम एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उस एग्जाम्पल प्रॉब्लम से हम ये जो कुछ पढ़े जा रहे हैं उनका एप्लीकेशन पार्ट जो है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम जो डाइवर्जेंस थ्योरम की एप्लीकेशन की तरह से कंसिडर की जा सकती है। डाइवर्जेंस थ्योरम पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डज इट से, within the cylindrical region rho is less than equals to 4 meter, the electric flux density is given as d equals to 5 rho cube a rho coulomb per meter square. What is the volume charge density at rho equals to 3 meter? What is the electric flux density at rho equals to 3 meter?
how much electric flux leaves the cylinder at rho equals to 3, comma z is less than equals to 2.5. How much charge is contained within the cylinder? The dimensions rho equals to 3, z is less than equals to 2.5. तो ये चार जो आपको ऑप्शंस हैं उनको आपको सॉल्व करना है और गिवन आपकी जो वैल्यू है वो इस तरह से। पहले आप इसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि ये है क्या। हमने ये कहा है कि जब तक रो 4 मीटर तक है तब तक डी इस तरह से वेरी हो रहा है, ठीक। ये आप एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक सरफेस को इमेजिन कर सकते हैं और जब तक आपका रो 4 है तब तक डी का एक्सप्रेशन, डी कैसे गिवन है, हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं तो पहले हमें क्या दिया गया है, रो इक्वल्स टू 4 तक आपका डी क्या रहेगा, डी इक्वल्स टू 5 रो क्यूब ए रो, ओके, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये आपको डी दिया गया है तो यहाँ आप देखेंगे कि डी का केवल डी रो, डी इक्वल्स टू डी रो ए रो प्लस डी फाइव ए फाइव प्लस डी जेड ए जेड से आप जब कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास केवल डी रो कंपोनेंट है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डी रो इक्वल्स टू 5 रो क्यूब, डी फाइव भी आपका 0 है और डी जेड भी आपका 0 है। इस गिवन एक्सप्रेशन से ये कंक्लूड होता है पहला एक। फिर आपसे पूछा गया व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आपको डी गिवन है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूछी गई है एट रो इक्वल्स टू 3 मीटर, ठीक। डी अगर आपको दिया हुआ है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो सिंपल जो आपको फॉर्मूला रिकॉल होता है दैट इज डेल डॉट डी, डाइवर्जेंस of given D will be equals to rho V, volume charge density, what does it mean, rho V। ये हमसे पूछा गया है तो हम इस given D का अगर डाइवर्जेंस निकालें तो हम rho V निकाल सकते हैं। डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या रहता है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, डेल डॉट D will be 1 by rho del by del rho rho डी रो, ऐसे प्लस 1 बाई रो डेल बाय डी फाइव प्लस डेल बाय डेल जेड डी जेड। ये रहता है आपका डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी डिफाइंड दिस। ये दोनों पैरामीटर आपके 0 हैं, डी फाइव भी डी जेड भी। तो आपके पास अगर आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं दैट विल बी 1 बाई रो डेल रो रो डी रो, ओके। अगर हम यहाँ पे इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें 1 बाई डेल रो रो और डी रो में क्या दे रखा है, डी रो में दे रखा है 5 रो क्यूब, दैट मीन्स 1 बाई रो del by del rho 5 रो 4। ये आपका आगे सिंपल, इसे आपने क्या लिखा, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई रो, दिस विल बी 20 रो क्यूब, दैट विल बिकम 20 रो स्क्वायर, ओके। एंड दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हमसे कहा गया है व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट रो इक्वल्स टू 3 मीटर। तो आप रो की जगह 3 मीटर रख दीजिए। यहाँ पे जब आप रो इक्वल्स टू 3 मीटर रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 3 स्क्वायर, दैट गिव्स यू 180 कूलम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल बी 180 कूलम पर मीटर क्यूब। तो हमने सॉल्व कर लिया है पार्ट ए, ओके। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एट रो इक्वल्स टू 3 मीटर। आपसे क्या पूछा है, बी सेक्शन को अगर हम डिस्कस करें, फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, डी को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। हमसे कहा गया है डी
एट रो इक्वल्स टू 3। डी क्या होगा रो इक्वल्स टू 3 पे? तो आपको सिंपल जो डी का एक्सप्रेशन दिया गया है आप उसमें रो रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये डी क्या दिया गया है, डी है आपका 5 रो क्यूब, डी का मैग्नीट्यूड यही होगा, एंड दिस विल बिकम 5 इंटू 3 cube, and that gives you 135 coulomb per meter square. 135. Okay, so electric flux density at rho equals to 3 will be 35 coulomb per meter square. अब हम आते हैं सेक्शन सी पे, हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीव्स द सिलेंडर। ओके, सी सेक्शन को अगर हम सॉल्व करें तो हमसे पूछा गया है कितना फ्लक्स जो है वो रो इक्वल्स टू 3 एंड z इज लेस देन इक्वल्स टू 2.5 के सिलेंडर से लीव करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए साई विल बी इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ d डॉट ds। ओके, आप कैसे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, साई इक्वल्स टू d डॉट ds, d का आपके पास केवल रो v है, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हमने डिफरेंशियल एरिया कैलकुलेट किया था तो हमने क्या किया था, रो डी फाई डी जेड ए रो। ओके, ए रो डायरेक्शन में यहाँ पे केवल हमारे पास डी रो है, डी रो के साथ डॉट प्रोडक्ट में केवल ए रो ही आपका जो कंपोनेंट है वो कैलकुलेट होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी रो डी एस। ओके, दैट इज 5 रो क्यूब डॉट ए रो डॉट प्रोडक्ट रो डी फाई डी जेड ए रो। ओके, ए रो और ए रो का जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वो यूनिटी हो जाएगा। आप इसे लिखेंगे 5 रो क्यूब डॉट रो डी फाई डी जेड। ओके, इंटीग्रेशन ओवर दैट विल बिकम 5 रो 4 इंटीग्रेशन ओवर डी फाई डी जेड। ओके, जब आप ए रो डायरेक्शन में ए रो के नॉर्मल एरिया कंसिडर करते हैं तो डी फाई और डी जेड को आप कंसिडर करेंगे। यहाँ पे फाई जो है वो कितना, इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे फाई कितना वेरी कर जाएगा, 0 to 2 पाई, तो डी फाई विल बी 2 पाई टोटल, और डी जेड जो है वो हमें लिमिट जो भी दे रखी है उस लिमिट में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दैट विल बी 5 रो 4 डी फाई विल बी पहले इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डी फाई 0 to 2 पाई, अगेन इंटीग्रेशन डी जेड minus 2.52 plus 2.5. Okay, and it gives you 5 रो 4। आपसे पूछा गया हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीव्स द सिलेंडर रो इक्वल्स टू 3। रो की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 3, तो 3 की पावर 4, ये डी फाई विल बी 2 पाई एंड z विल बी माइनस 2.5 ये z होगा ना, डी फाई और डी जेड का कोई एक्सप्रेशन नहीं है इसमें, तो डी फाई विल बी 5 लिमिट 0 to 2 पाई, z विल बी z लिमिट माइनस 2.5 to 2.5, तो ये हो जाएगा 5। ओके, आई होप कि ये एक्सप्रेशन जो है वो मैंने ठीक लिखा है, एंड इट विल गिव यू साई इक्वल्स टू 12717 कूलम। ओके, ये आ गया आपका टोटल फ्लक्स लिविंग द सरफेस लिविंग द सिलेंडर विथ, आपसे पूछा गया है ये इस डायमेंशन के सिलेंडर से कितना टोटल फ्लक्स बाहर जाएगा, जिसमें कि रो 3 है और z जो है वो प्लस 2.5 और माइनस 2.5 तक है। इस सिलेंड्रिकल सरफेस में फाई आपका 0 से 2 पाई के बीच में वेरी कर लेगा, z आपका ये हो जाएगा, रो आपका फिक्स है। तो यह हो गया आपका सी सेक्शन, एंड यहीं पे आपका डी सेक्शन का सोल्यूशन भी हो जाएगा। व्हाट डज इट से, हाउ मच चार्ज इज कंटेन विद इन द सिलेंडर रो इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू
लेस देन इक्वल्स टू 2.5। अगर इस एरिया से टोटल फ्लक्स बाहर आने वाला इतना है तो इस एरिया में कंटेन टोटल चार्ज कितना होता है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से उतना ही फ्लक्स बाहर आता है जितना कि उसमें चार्ज कंटेन्ड है। ओके, Q विल बी इक्वल्स टू साई। आपसे इसी डायमेंशन पे पूछा गया है, अगर ये वेरी करते तो आप ये रिकैलकुलेट करते। ओके, अगर इसी डायमेंशन में आपसे पूछा गया है तो Q विल बी इक्वल्स टू साई। ओके, टोटल फ्लक्स लिविंग दैट सरफेस एंड दैट इज अगेन 12,717 कूलम। ओके, ये हो गया है डी सेक्शन का आंसर। अगर ये डायमेंशन बदल देते, यहाँ पे रो इक्वल्स टू 2 कर देते, ठीक, तो आप इसे रिकैलकुलेट करते और यहाँ पे आपका जो टोटल चार्ज था वो हो जाता 5 2 रेज टू पावर 4 2 पाई बाय 5। आंसर आपका मॉडिफाई हो जाता। z को भी अगर ये मॉडिफाई कर देते और z को भी अगर ये 2 लिख देते तो ये जो आपका z प्लस माइनस 2.5 से प्लस 2.5 पे 5 आया था, अगर 2 लिखते तो ये फिर 4 हो जाता। तो ये पैरामीटर अगर चेंज कर रहे हैं तो ये जो आपने फॉर्मूला निकाला है ये फॉर्मूला मॉडिफाई होगा, कैलकुलेशन मॉडिफाई होगा। क्योंकि हमसे उसी में ही पूछा था तो हमने सारा जो आंसर है वो डायरेक्ट इसी से हमने लिख दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जब न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स देखते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स देख के वो थोड़ी सी एक रिलेक्टेंस शो करते हैं कि इसे हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे। आपको केवल इस एग्जाम्पल प्रॉब्लम को पढ़ने में ही टाइम लगना है। उसके बाद अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है और कुछ फॉर्मूलाज आपने अच्छे से मेमोराइज कर रखे हैं तो ये सबसे आसानी से अटेम्प्ट होने वाली प्रॉब्लम्स हैं और बिना किसी डाउट के आप करेक्ट आंसर ले आएंगे। बस आपको ये इतना करना है कि आप इन्हें अच्छे से समझते हुए कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो हैं उन्हें आप याद करें, खूब सारी प्रैक्टिस करें। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।